व्यक्ति के विकास निर्माण में आमतौर से वातावरण और प्रयत्न पुरुषार्थ का महत्व माना जाता है। यह मान्यता एक सीमा तक ही ठीक है, क्योंकि एक जैसी परिस्थितियों में जन्मे और पले बालक आगे चलकर भारी भिन्नता युक्त देखे गए हैं। परिस्थितियों का इस पर यत्किंचित ही प्रभाव पड़ता है। जीव सत्ता की रहस्यमय परतों का रहस्योद्घाटन करने के लिए हमें काय कलेवर के गहन अंतराल में प्रवेश करके यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि व्यक्ति को प्रभावित करने, दिशा देने एवं उठाने गिराने में सूक्ष्म शक्तियों का कितना बड़ा योगदान रहता है। अन्नमय कोश स्थूल शरीर की वास्तविक स्थिति मात्र आहार विहार पर निर्भर नहीं है, वरन ऐसे तथ्यों पर टिकी है जिन पर मानवीय बुद्धि का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। वंशानुक्रम विज्ञान पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व को बनाने में ऐसे कारणों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है जो दुर्भाग्य या सौभाग्य की तरह बहुत पहले से ही पल्ले बंधे होते हैं और उनसे न पीछा छुड़ाना संभव होता है और न परिवर्तन का पुरुषार्थ ही सफल होता है। ऐसे प्रसंगों पर अध्यात्म साधनाएं ही एकमात्र वह उपाय हैं जिनके सहारे वंशानुक्रम एवं संग्रहित संस्कारों में अभिष्ट परिवर्तन संभव हो सकता है। इस दृष्टि से शरीर विज्ञान एवं आरोग्य शास्त्र की अपेक्षा अध्यात्म उपचारों की सामर्थ्य बहुत बड़ी चढ़ी है। उनके सहारे शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का ही नहीं, स्वभाव, दृष्टिकोण एवं समुचे व्यक्तित्व का ही कायाकल्प हो सकता है। भावी पीढ़ियों के निर्माण में आमतौर से पति पत्नी की शारीरिक स्थिति की देखभाल की जाती है और समझा जाता है कि निरोग एवं बलिष्ठ पति पत्नी के संयोग से सुविकसित पीढ़ी बन सकती है। रक्त शुद्धि मान्यता संभव इसी आधार पर बनी है। मिस्र के शासक कभी इस संबंध में बहुत कठोर थे। वे मात्र अपने ही निकटवर्ती कुटुंब की मर्यादा में विवाह शादी करते थे ताकि अन्य परिवारों के साथ रक्त सम्मिश्रण न हो और उनकी परंपरागत विशेषताओं में अंतर न आए। यूरोप के राज्य परिवारों में भी इस रक्त शुद्धि के सिद्धांत को मान्यता मिलती रही है। हिटलर ने इस मान्यता को उन्माद की तरह उभारा था। वह जर्मनों में आर्य रक्त की श्रेष्ठता बताता था और अन्यों से अपने लोगों को श्रेष्ठ मानता था। भारत में भी रोटी बेटी व्यवहार में संभवतः ऐसी ही मान्यताओं का प्रभाव रहा हो। उपर्युक्त मान्यताएं अवैज्ञानिक और अंधविश्वासों पर आधारित रही हैं। तथ्य यह है कि भिन्न रक्तों के सम्मिश्रण से नए किस्म के परिवर्तन होते हैं और उनसे नई प्रगति के आधार बनते हैं। संतान के व्यक्तित्व का ढांचा बनाने में जो जिन्स काम करते हैं वे न जाने कितनी पीढ़ियों से चले आते हैं। मातृकुल और पितृकुल के सूक्ष्म उत्तराधिकारों से वे बनते हैं। सम्मिश्रण की प्रक्रिया द्वारा वे परंपरागत स्थिरता भी बनाए नहीं रहते, वरन विचित्र प्रकार से परिवर्तित होकर कुछ से कुछ बन जाते हैं। यदि पीढ़ियों को दोष मुक्त, प्रखर एवं सुसंस्कृत बनाना है तो इस जीन प्रक्रिया को प्रभावित तथा परिवर्तित करना होगा। यह अति कठिन कार्य है। उतनी
गहराई तक पहुंच सकने वाला कोई उपाय उपचार अभी तक हाथ नहीं लगा है जो इन सूक्ष्म इकाइयों के ढांचे में सुधार या परिवर्तन प्रस्तुत कर सकें। असमर्थता देखते हुए भी यह कार्य बड़ा आवश्यक है कि जिन्स जैसी व्यक्तित्व निर्माण की कुंजी को हस्तगत किया जाए, अन्यथा परिस्थिति, वातावरण, आहार विहार, शिक्षा, परिष्कार के समस्त साधन जुटाने पर भी व्यक्तित्वों का निर्माण विधि विधान स्तर का ही बना रहेगा। इस संदर्भ में आशा की किरण अध्यात्म उपचार में ही खोजी जा सकती हैं। साधना प्रयत्नों से अन्नमय कोश की अंतः प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जा सकता है। इससे जिन्सों की स्थिति बदलने और पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य की आशा की जाती है। इतना ही नहीं, पैतृक प्रभाव के कारण वयस्क व्यक्ति का जो ढांचा बन गया है उसमें भी सुधार परिष्कार संभव हो सकता है। शारीरिक कायाकल्पों, मानसिक ब्रेन वॉशिंग की चर्चा होती रहती है। व्यक्तित्वों के परिवर्तन में साधनात्मक प्रयोग का परिणाम और भी अधिक उत्साहवर्धक हो सकता है। अनुवांशिकी की खोजों से स्पष्ट हो गया है कि जिन्स में भोजन की पौष्टिकता का तो प्रभाव नगण्य ही होता है। शारीरिक सुदृढ़ता, स्फूर्ति, अभ्यास, कर्म कौशल, व्यवहार विकास, चरित्र का स्तर, मस्तिष्कीय क्षमताओं के विकास आदि संपूर्ण व्यक्तित्व का सारभूत अंश उनमें विद्यमान रहता है। शरीर की विकृतियों का भी वे कारण होते हैं, पर उससे अनेक गुना महत्वपूर्ण तो मनः स्थिति, बौद्धिक क्षमताएं और चारित्रिक प्रवृत्तियां होती हैं। आलस्य और प्रमाद के कारण व्यक्तित्व की क्षमताएं, प्रखरताएं बिखरती, नष्ट होती रही तो शारीरिक सुघड़ता में तो दोष आते ही हैं, व्यक्तित्व का मूलभूत स्तर घटिया होता जाता है, जिससे स्वयं का जीवन भी देवोपम विभूतियों से वंचित रहा आता है और अपनी संतान पर भी उसका विषाक्त प्रभाव छोड़ने का अपराधी बनना पड़ता है। अनुवांशिकी शोधें इतना भर विश्वास दिलाती हैं कि उपयुक्त रक्त मिश्रण से नई पीढ़ी का विकास हो सकता है। आरोपण प्रत्यारोपण की संभावना भी स्वीकार की गई है। वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए नहीं, भावी में सुधार होने के संबंध में ही यह आश्वासन लागू होता है। वैज्ञानिक कहते हैं, जीन सामान्यतया निष्क्रिय स्थिति में पड़े रहते हैं। उनकी सक्रियता नर नारी का संगम होने के उपरांत उभरती हैं। जीन का कार्य युग्म रूप में आरंभ होता है। जीन का एक सदस्य पिता से आता है और दूसरा माता से। यह जोड़ा मिलकर नई संरचना की विधि व्यवस्था में जुटता है। यदि दोनों पक्ष एक प्रकृति हुए तो उनका सृजन ठीक उसी रूप में होगा, किंतु यदि भिन्नता रही तो दोनों के सम्मिश्रण का जो परिणाम होगा वह सामने आएगा। जो पक्ष प्रबल डोमिनेंट होगा वह दुर्बल पक्ष रिसेसिव की विशेषताओं को दबाकर अपनी वर्चस्व प्रकट करेगा। फिर भी दुर्बल पक्ष की कुछ विशेषताएं तो उस नए सम्मिश्रित सृजन में दृष्टिगोचर होती ही रहेंगी। एक रूपता मिलते चलने पर आकार भार बढ़ेगा। पानी में पानी मिलाते चलने पर रहेगा पानी ही, उसका परिणाम भर बढ़ेगा, किंतु दो भिन्नताएं मिलकर आकार ही नहीं स्थिति और प्रकृति का परिवर्तन भी प्रस्तुत करेगी।
पीला और नीला रंग मिला देने पर वे दोनों ही अपना मूल स्वरूप खो बैठेंगे और तीसरा नया हरा रंग बना जाएगा। जीनों की परंपरा में पाई जाने वाली विशेषताएं तथ्य रूप तो बनी रहेगी, पर उसका प्रत्यक्ष रूप परिवर्तित दृष्टिगोचर होगा। घोड़ी और गधे के सम्मिश्रण से नई किस्म के खच्चर पैदा होते हैं। कलमी पौधों के फल फूलों में नए किस्म की विशेषताएं उभरती हैं। आनुवंशिकी के आधार पर अब तक इतना ही संभव हो सका है कि उपयुक्त जोड़े मिलाकर भावी पीढ़ी के विकास की बात सोची जाए। उस क्षेत्र में भी यह प्रश्न बना ही हुआ है कि निर्धारित जोड़े में जो विकृतियां चली आ रही होंगी उनका निवारण निष्कासन कैसे होगा। अच्छाई अच्छाई से मिलकर अच्छा परिणाम उत्पन्न कर सकती है, तो बुराई बुराई से मिलकर अधिक बुराई क्यों उत्पन्न न करेगी। यदि अच्छाई बुराई के बीच संघर्ष आरंभ हो गया तो नई मध्यवर्ती स्थिति बन सकती है, पर प्रगति का अभिष्ट परिणाम किस प्रकार उपलब्ध हो सकेगा। आनुवंशिकी शोधें तथ्यों पर पड़े पर्दे का तो उद्घाटन करती हैं, पर अभिष्ट सुधार के लिए उपयुक्त एवं सुनिश्चित मार्गदर्शन करना उनके लिए भी संभव नहीं हो सका है। वनस्पति में प्रत्यारोपण क्रिया के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। कृत्रिम गर्भाधान तथा दूसरे प्रत्यारोपणों का परिणाम भी किसी कदर अच्छा निकला है। मनुष्य की शरीर रचना में भी थोड़े हेरफेर हुए हैं। गोरे और काले पति पत्नी के संयोग से तीसरी आकृति बनी है। एंग्लो इंडियन रेस अपनी ढंग की अलग ही है। इतने पर भी मूल समस्या जहां की तहां है। जिनके साथ जुड़ी हुई पैतृत्व परंपरा में जो रोग अथवा दुस्वभाव जुड़े रहेंगे, उनको हटाना या मिटाना कैसे बन पड़ेगा। यह तो भावी पीढ़ी के परिवर्तन में प्रस्तुत कठिनाई हुई। प्रधान बात यह है कि वर्तमान पीढ़ी को अवांछनीय उत्तराधिकार से किस प्रकार छुटकारा दिलाया जाए, उसे असहाय स्थिति में पड़े रहने की विवशता से त्राण पाने का अवसर कैसे मिले। इस क्षेत्र में परिवर्तन हो सकने की बात बहुत ही कठिन मालूम होती है। मनुष्य के एक जीन में करोड़ों इकाइयां होती हैं। इन पर विषाणुओं वायरसों की क्या प्रतिक्रिया होती हैं, प्रस्तुत शोधें इसी उपक्रम के इर्द गिर्द घूम रही हैं। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने जिस जीन के कृत्रिम विश्लेषण में सफलता प्राप्त करके नोबेल पुरस्कार जीता था, वह मात्र 199 इकाइयों वाला था। जिस नए जीवाणु की जीन बनाई जा सकी है, उसकी 199 इकाइयों को सही क्रम से जोड़ने में 9 वर्ष लगे हैं। यह तो एक प्रयोग भर हुआ। मनुष्य के एक जीन में पाई जाने वाली करोड़ों इकाइयां को सही क्रम से जोड़ना अतीव दुष्कर है। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखने की है कि प्रत्येक जीवाणु कोशिका में ऐसे कई लाख जीन होते हैं जो मानव शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों के निर्माण एवं संचालन का कार्य संपन्न करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों के जीन्स द्वारा निर्माण की प्रक्रिया को अनुशासित रखने का दायित्व एंजाइमों का है। ये एंजाइम न्यूक्लिक अम्लों के माध्यम से जीन्स से संबंध रहते हैं। चुंबकत्व शक्ति के प्रयोगों उपचारों द्वारा इन एंजाइमों को प्रभावित कर जीन्स के विकास क्रम पर प्रभाव डाला जा सकता है।
अभी वैज्ञानिक इस दिशा में अध्ययन कर रहे हैं। भारत में अतीत काल में सुसंतति के लिए तप साधना का विधान था, जो कि मनुष्य में अंतर्निहित चुंबकत्व शक्ति का विकास अभिवर्धन करता था। कृष्ण और रुक्मणी ने बद्रीनाथ धाम में 12 वर्ष तक तप कर अपनी चुंबकत्व शक्ति को अत्यधिक उत्कृष्ट बना लिया था। तभी उन्हें प्रद्युम्न के रूप में मनोवांछित संतान प्राप्त हो सकी थी। वैज्ञानिकों का मत है कि जिन्स की विशेषताएं विकिरणों द्वारा प्रभावित की जा सकती हैं। शरीर के भीतर रश्मियों के केंद्रीकरण द्वारा ऐसी विकिरण चिकित्सा व्यवस्था की जा सकती है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जिन्स की रासायनिक और विद्युतीय दोनों विशेषताओं में परिमार्जन संशोधन किया जा सकता है। ध्वनियों तथा अति ध्वनियों के क्षेत्र में भी खोजें चल रही हैं। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि उनके द्वारा भी जिन्स में परिवर्तन की विधि खोजी जा सकती है। भौतिक विज्ञान से यह संभव हो या न हो, पर अध्यात्म विज्ञान से तो यह साध्य है ही। भारतवर्ष में साधना द्वारा शरीरस्थ जैविक विद्युत को प्रखर बनाकर मंत्रों के माध्यम से उत्पन्न अति ध्वनियों तथा यज्ञ आदि के विकिरण का उपयोग इस दिशा में सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। इंद्र को जीतने में समर्थ वत्रासुर की उत्पत्ति तथा राजा दशरथ के यहाँ राम भरत जैसी सुसंतति की प्राप्ति ऐसे ही प्रयोगों द्वारा संभव हुई थी। अध्यात्म विज्ञान वहां से आरंभ होता है जहां भौतिक विज्ञान की सीमाएं प्रायः समाप्त हो जाती हैं। स्थूल की अगली सीढ़ी सूक्ष्म है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले विचित्र हार्मोन स्त्रावों की तरह अनुवंशिकी क्षेत्र के रहस्यमय घटक जीन भी उतने ही विलक्षण हैं। उन्हें प्रभावित करने में भौतिक सफल न हो सके तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। सुनियोजित अध्यात्म विज्ञान के पीछे संभावनाएं जागती है, जिनसे न केवल हार्मोन और जीन वरन ऐसे ऐसे अनेकों रहस्यमय केंद्र प्रभावित परिष्कृत किए जा सकते हैं जो सामान्य मनुष्य जीवन को असामान्य देवोपम बना सकने में समर्थ हैं। अध्यात्म विज्ञान की अन्नमय कोश की कक्षा प्रयोग प्रक्रिया इसी उद्देश्य को पूरा करती है। इस संदर्भ में यदि शोध और प्रयोग के लिए आवश्यक उत्साह जुटाया जाए तो व्यक्ति को निकृष्ट से उच्च, उच्च से उच्चतर और उच्चतर से उच्चतम बनाया जा सकना संभव हो सकता है। 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।